आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था तब फर्स्ट ईयर में मेरी दोस्ती एक लड़के से हुई। बिहार का रहने वाला था, बिहार के एक गाँव का। अगले 3 सालों में हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई और आज भी है, और मैं दुआ करूँगा कि आज वो मेरी कहानी ना सुन रहा हो। एक रोज़ हम 4 दोस्त बैठकर आपस में बातें कर रहे थे कि आगे कौन क्या करेगा, कौन कौन से पेशे में जाएगा। मेरी ईमानदारी से मुझे खुद पता नहीं था कि मेरा आगे फ्यूचर क्या है। मैंने कुछ सोचा भी नहीं था। कॉमेडियन बनना था, घर वाले जाने नहीं देते। क्रिकेटर बनने का जुनून था, पर टैलेंट वैसा था नहीं। तो खैर सब एक दूसरे की बात कर रहे थे। मैंने अपने उस दोस्त से पूछा कि तुम क्या बनोगे, और ये सच्ची कहानी आपको सुना रहा हूँ। उसने कहा कि मैं पुलिस अफसर बनूंगा। तो मैंने कहा कुछ खास वजह? उसने एक कहानी सुनाई, वो हूबहू कहानी पहले आपको सुनाता हूँ। उसने कहा कि जब उसकी उम्र 8-9 साल थी, उसके चाचा की शादी थी। बारात उसके गांव से दूर दूसरे गांव में जानी थी। सारे घर वाले बारात में गए, वो खुद भी गया। लेकिन जो उसके दूसरे चाचा थे, एक छोटे, वो किसी वजह से उस शादी में शामिल नहीं हो सके, और वो उसी गांव के एक घर में उस रात रुके रह गए। वजह यह थी कि कुछ फैमिली का झगड़ा था, मैटर था। अब ये लोग सब बारात में चले गए, उसके बाद लौट कर आ गए, सब कुछ ठीक ठाक। 4 दिन के बाद उनके घर पर पुलिस आती है, और पुलिस उसी छोटे चाचा को, जो उस बारात में उस रात नहीं गए, पूछती है कहाँ है। घर वाले हैरान परेशान, और सब शरीफ फैमिली, पढ़े लिखे। तो मेरे उस दोस्त के फादर वो पुलिस वाले से पूछते हैं कि आप क्यों ढूंढ रहे हैं। उनमें से एक पुलिस वाला अचानक मेरे दोस्त के उस फादर को थप्पड़ मार देता है। 8-9 साल का ये लड़का, जो उस वक्त जिस दोस्त की कहानी सुना रहा हूँ, उसके लिए उसकी पूरी दुनिया, पूरी इज्जत, पूरी मर्यादा, मतलब उसका आइडियल उसके पिता थे। वो उन्हीं जैसा बनना चाहता था। और उसी बच्चे के सामने पुलिस वाले उसके उसी पिता को, जो उसकी पूरी दुनिया, जिनके बारे में वो कुछ सोच भी नहीं सकता था, एक थप्पड़ मार रहा है। सिर्फ एक थप्पड़ मारा, लेकिन उस लड़के के दिल में यह बात घर कर गई। खैर बाद में 2-3 दिन के बाद ये हुआ कि असल में वहाँ कत्ल हुआ था, और शक ये था कि कातिल यहीं लोकल है। कुछ लोगों को पकड़ा, और फिर ये हुआ कि उनमें से किसी एक ने, जो उसका जो पकड़ा, वो उसकी दूर की दोस्ती थी इसके छोटे चाचा के साथ। तो जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि इस घर में शादी है और सभी गए, और सगे भाई की शादी में वो नहीं गया। तो पुलिस को और शक हुआ, और इसीलिए वो आए थे उसे उठाने। हालांकि बाद में असली कातिल पकड़े गए, इसके छोटे चाचा को कुछ हुआ नहीं, और वो अभी भी एक अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं। तो मेरे उस दोस्त ने कहा कि जिस दिन मेरे पिता को थप्पड़ मारा, तब मैंने तय किया था कि मुझे पुलिस वाला बनना है। गुस्से में, हालांकि उस वक्त उसने ये भी कहा था कि मैं बदला लेने के लिए बनना चाहता था। लेकिन खैर धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, तो जब पढ़ाई लिखाई कर रहा था तब उसने कहा कि अब क्या बदला लेना, लेकिन हाँ, वो चीज़ छोड़ूंगा नहीं, बनूंगा पुलिस अफसर। और बाद में उसने यूपीएससी तो क्लियर नहीं कर पाया, बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया, और अभी बिहार पुलिस में काम कर रहा है। ये कहानी इसलिए सुनाई शुरू में आपको कि एक 25 साल का लड़का, उसके पिता को पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले उठा कर ले गए। उसे पता चलता है, वो थाने जाता है। जब थाने जाता है तो देखता है उसके पिता को एक पुलिस वाला थप्पड़ मार रहा है। बेटे के सामने उसके पिता को पुलिस वाले बेइज्जत करके थप्पड़ मार रहे हैं, उससे रहा नहीं जाता। जिस कांस्टेबल या जिस पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा उसके पिता को, वो जाकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, और इसी कोशिश में उस लड़के का हाथ उस पुलिस वाले के गिरेबान तक पहुंच जाता है। खाकी वर्दी का एक बटन टूट जाता है। जैसे ही ये होता है, वहाँ आसपास खड़े बाकी पुलिस वालों को गुस्सा आता है, और इसके बाद अब बाप को छोड़कर सब बेटे पर टूट पड़ते हैं। ये सिलसिला फिर पूरी रात चलता है। पुलिस लॉकअप के अंदर 10 पुलिस वाले एक साथ 2 लोगों पर कहर बनकर टूटे हुए थे। कभी डंडों से, कभी लातों से, कभी जूतों से। आलम यह कि
जिस्म पर इतने जख्म कि हर जख्म से खून रिस रहा है। पूरी रात पिटाई के बाद दोनों बदहवास है। सुबह खून से कपड़े रंग चुके। बाहर घर वाले पुलिस वालों से दुहाई दे रहे कि छोड़ दो, बेकसूर लोग हैं। पुलिस वाले मानते नहीं, बल्कि हड़का कर एक से कहते हैं अच्छा जाओ कपड़े ले आओ दोनों के। फिर दोनों के कपड़े मंगाए जाते हैं, कपड़े डार्क कलर के, ताकि खून के निशान छुप जाए। अमूमन काले कपड़ों में लाल खून दिखाई नहीं देता, पानी का धब्बा नजर आता है दूर से। घर वाले वो कपड़े लाते हैं, पुलिस वाले उन दोनों बाप बेटों को पहनाते हैं। सहारा देकर उनसे चला नहीं जा रहा, गाड़ी में डालते हैं और फिर कोर्ट पहुंचते हैं ताकि उनके रिमांड ली जा सके। इत्तेफाक से कोरोना 2020 की ये बात है, 2 गज की दूरी थी। पहली बार जब कोरोना का दौर था 2020 में, पहला जो फेज था, लोग डरे हुए थे कि पता नहीं ये कौन सी बीमारी है कि इंसान को इंसान के करीब आने से लग जाती है और वो मर जाता है। तो जब कोर्ट ले गए तब कोर्ट में भी ये था कि आमने सामने सुनवाई हो नहीं रही थी। तो जज साहब के घर पहुंचे ये पुलिस वाले। जज साहब अपनी पहली मंजिल पर घर के खड़े हुए हैं। नीचे बाप बेटे को लेकर पुलिस उतरती है, नीचे से आवाज़ देती है जज साहब ये दोनों बाप बेटे हैं, इन्होंने कोरोना के नियम का उल्लंघन किया है, पुलिस पर हाथ उठाया है, पुलिस से बदतमीजी की है, तो इनको आप पुलिस हिरासत दे दीजिए। जज साहब ऊपर से देखते हैं, कहते हैं ठीक है। उसके बाद नीचे एक बंदा जाता है घर में, एक पुलिस वाला, उस रिमांड पेपर पर जज साहब ऊपर से ही पहली मंजिल से साइन कर देते हैं। साइन करने के बाद अब पुलिस के पास एक अधिकार था, चलो दोनों को फिर से ले चलो, और फिर से पिटाई करते हैं। जब उनका मन भर जाता है तब उसके बाद उसे एक सब जेल भेज देते हैं। हालत इतनी ख़राब थी दोनों की कि इन्हें हॉस्पिटल तक नहीं ले जाया गया। इससे पहले जब जज साहब से रिमांड लेते हैं तो जज साहब पूछते हैं कि इनका मेडिकल कराया। पुलिस वाले कहते हैं हाँ साहब कराया, ये रहा इनके फिट होने का सर्टिफिकेट नीचे से एक पुलिस वाला लेकर जज साहब को पहली मंजिल पर देता है। जज साहब देखते हैं, कहते हैं दोनों फिट है, और पुलिस रिमांड का ऑर्डर पास कर देते हैं। बिना मेडिकल चेकअप के अब बाप बेटे जेल में। दर्द और जख्म इतना था कि वो एक रात भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। अगली सुबह पहले बेटे की मौत होती है, उसके अगले दिन 24 घंटे बाद बाप की। दोनों जेल के अंदर दम तोड़ देते हैं। इसके बाद जैसे ही ये खबर आती है तब एक तूफान आता है, फिर इंक्वायरी होती है, बहुत कुछ होता है। और अब जो खबर आप सुन रहे हैं लगातार कि 9 पुलिस वालों को एक साथ फांसी की सज़ा सुनाई गई, ये उन्हीं 2 बाप बेटों की कहानी है। जिस जज ने ये फैसला सुनाया, सलाम है उनको। उन्होंने कहा कि उम्र कैद की सज़ा बनती नहीं है, क्योंकि उम्र कैद की सज़ा में कई बार बीच में ये बाहर निकल आते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरे केस के दौरान कभी 9 लोगों को ज़मानत नहीं मिली, इसलिए बाहर निकल कर ये कुछ खेल नहीं कर पाए। और सबूत ऐसा कि 9 सीनियर पुलिस वालों को फांसी के तख्ते तक ले जाने के पीछे उसी थाने की एक कमज़ोर, सबसे कमज़ोर पुलिस वाली, एक हेड कांस्टेबल, जिसकी गवाही और जिसके जिगर और जिसके बेखौफ होने की वजह से ये इंसाफ हो पाया। ये जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, इसके कुल 4 अलग अलग किरदार हैं। एक है 10 पुलिस वाले, उनमें से एक की मौत हो गई उसी कोरोना की वजह से, बाकी बचे 9। एक उसी थाने की महिला हेड कांस्टेबल जिसने एक मिसाल कायम की, और 2 जज। एक वो जज जिन्होंने अगर 20 नवंबर 2020 की सुबह एक बार मेडिकल रिपोर्ट देख लेते या करीब से उन बाप बेटों पर नज़र दौड़ा लेते, उनके कपड़ों पर ढंग से नज़र दौड़ा लेते, तो शायद उस वक्त बाप बेटे को अस्पताल में असर हो जाता, दोनों बच जाते। लेकिन कोरोना ने सबको डराया था, जज साहब भी शायद डरे होंगे, और इसीलिए उन्होंने बिना देखे हुए पुलिस रिमांड पे दस्तखत कर दिया और सौंप दिया उन जल्लादों को, उन कातिलों को जिन्होंने उन दोनों का यह हाल किया था। एक महिला हेड कांस्टेबल जिसके थाने में उसके 10 सीनियर अफसर हैं, पूरा का पूरा थाना इस महिला हेड कांस्टेबल को छोड़ दें,
उसकी नज़रों के सामने एक बेकसूर बाप बेटे को, जिनके ऊपर इल्ज़ाम सिर्फ ये था कि इन्होंने कोरोना में कर्फ्यू के नियम को तोड़ा है, इसके लिए क्या सज़ा हो सकती है। इस कदर जुल्म ढाए कि सुनकर आप बेचैन हो जाएं। लेकिन उससे भी बड़ा जख्म और बड़ा जिगर उस महिला हेड कांस्टेबल का, रेवती जिसका नाम है, जिसके सारे सीनियर एक साथ थाने की छत के नीचे दो बेकसूर लोगों पर तमाम जुल्म ढा रहे हैं, डंडों से, हाथों से, घूंसों से, लातों से, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर। और वो कह रही है छोड़ दो, इनका कोई बड़ा जुर्म नहीं है। लेकिन जानते हैं पुलिस वालों ने ये क्यों किया था? क्योंकि उन्हें ये सर्टिफिकेट मिला हुआ था और ये उनकी सोच थी कि वर्दी और उनसे लोग डरें, वो जहाँ से गुजरे सलाम करें। इस वर्दी की इज्जत विज्जत का मतलब नहीं है, बस इससे खौफ खाएं और इस वर्दी के पहनने वालों से आंखों में आंखें डालकर बात न करें। गिरबान पे हाथ डालना तो बहुत दूर की बात है। तो वो इस वर्दी की दहशत और खौफ को दिखाना चाहते थे, जिसकी वजह से एक बेगुनाह बाप बेटे की जान चली गई। कमाल है उस रेवती का। इन्हीं 10 पुलिस वालों ने जब तक 10वां भी जिंदा था, हर तरीके आजमा लिए कि हेड कांस्टेबल को चुप कराया जाए, रिश्वत से लेकर धमकी तक। और इसमें कई बड़े पुलिस वाले भी शामिल हुए। क्यों? क्योंकि इन्हें पता था एक थाने का मामला है, पुलिस बिरादरी की ही बेइज्जती होगी। लेकिन रेवती ने सिर्फ अपने घर वालों से बात की, अपने पति और अपने पेरेंट्स से, और उसने कहा मेरी नज़रों के सामने मैंने थाने के अंदर कानून टूटते हुए देखा है, तार तार होते हुए देखा है। क्या मुझे गवाही देनी चाहिए? क्या मुझे सच बोलना चाहिए? घर वाले रेवती ही जैसे। उन्होंने कहा खामोश रहोगी तो फिर वर्दी पहनने का हक नहीं है तुम्हें। रेवती को यहाँ से एक रास्ता मिला। उसने तय किया कि वो सच बताएगी, और इकलौती रेवती थी। अगर वो सच न बताती तो अभी जो ये फैसला आया है 2 दिन पहले, 9 पुलिस वालों को सजाए मौत, फांसी का, आप शर्तिया यकीन मानिए इनमें से एक को भी सज़ा नहीं होती, क्योंकि जेल के अंदर की हर कहानी पलट चुकी होती, क्योंकि कोई गवाह तो होता नहीं। लेकिन उन्हीं पुलिस वालों के बीच एक पुलिस वाली एक चश्मदीद बनकर उभरी, और उसने स्टेप बाय स्टेप 19 नवंबर के उस रात की पूरी कहानी जज के सामने खड़े होकर सुनाई, ये जानते हुए भी कि इससे उसके पति को भी खतरा है, उसके 2 बेटियों को भी खतरा है, उसके पेरेंट्स को भी खतरा है, क्योंकि वर्दी वाले बहुत ताकतवर होते हैं। लेकिन वो अपने सीनियर पुलिस अफसरों की भी उसने नहीं सुनी, और वही किया जो एक ईमानदार पुलिस अफसर का काम होता है। सलाम है रेवती जैसी पुलिस वालियों को। एक कहानी है 19 नवंबर 2020 की। तमिलनाडु में एक जगह है सताकुलम। सताकुलम में ही पी जयराज, 61 साल की उनकी उम्र, और इनका एक बेटा 31 साल का बेनिक्स की एक इसी सताकुलम इलाके में मोबाइल शोरूम था उसका। 20 नवंबर 2020 में आपको बता रहा हूँ, कोरोना दस्तक दे चुका था। और आपको याद होगा साउथ इंडिया से ही कोरोना की पहली शुरुआत हुई थी, केरल से। इसके बाद पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन से पहले कुछ कर्फ्यू लगाए गए जहां जहां केसेस ज़्यादा थे, और उसमें तमिलनाडु भी था, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे लोग गल्फ से आए थे। तो फिर ये हुआ कि दुकानें जल्दी बंद हो जाएंगी। 25 के बाद तो एक तरह से पूरी तरह ही दुकानें बंद हो गई थी, बाद में 2020 में। तो कहानी यह है कि ये दुकान पुलिस के हिसाब से, पुलिस का वर्जन है कि 7:30 बजे भी खुली हुई थी, जबकि 7 बजे बंद होनी थी। कुछ पुलिस वाले आए और उन्होंने, दुकान पे बैठे थे जयराज, उनको उठाया अपने साथ थाने ले गए। जब थाने ले गए, इधर कुछ देर के बाद उनका बेटा बेनिक्स पहुंचा अपने शोरूम में, तो देखा पिताजी है नहीं। दुकान के स्टाफ ने बताया कुछ पुलिस वाले आए थे और पुलिस वाले उनको लेकर चले गए। बेटा ये सुनते ही थाने पहुंचता है, और जब वहाँ जाता है तो पहली बार देखता है कि उसके पिता के ऊपर कई पुलिस वाले टूटे हुए हैं और पुलिस वाले थप्पड़ मार रहे हैं। और तब वो अपने पिता को बचाने के लिए एक पुलिस वाले को पहले रिक्वेस्ट करता है,
फिर वो थप्पड़ मारने जा रहा, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में उसका हाथ उस पुलिस वाले के गिरेबान तक चला जाता है और उसके शर्ट की एक बटन टूट जाता है। बस इसके बाद अब बेनिक्स की बारी थी। अब बाप बेटे पूरी रात कस्टडी में रहते हैं। उस वक्त तक रेवती अपने घर पर थी, करीब नाइट ड्यूटी थी उसकी। 9 बजे वो थाने आती। जब थाने आती है तो उसे बहुत शोर सुनाई देता है। वो अंदर जाती है तो देखती है कि आधा पुलिस स्टेशन उस वक्त एक कमरे में है और जहाँ 2 लोग हैं, दोनों फर्श पर हैं, फर्श खून से लाल है और वो पुलिस वाले उस पर टूट रहे हो। थोड़ी देर के बाद देखती है कि बाकी पुलिस वाले भी आए और फिर वो भी उसी तरीके से उन दोनों को मार रहे हैं। वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, बीच बीच में निढाल हो रहे हैं, खून इस कदर बह रहा कि रेवती से देखा नहीं जाता और वो फिर अपने सीनियर से कहती है कुछ हो जाएगा, मर जाएंगे, छोड़ दीजिए। फिर एक से पूछती है क्या हुआ, तो कहता है पुलिस वाले पर हाथ उठा रहा था। रेवती बहुत कोशिश करती है, यहाँ तक कि उनको पानी के लिए भी पूछती है। पुलिस वाले उसे हड़का देते हैं। बहता खून रेवती से देखा नहीं जाता और जिस तरीके से उस पर जुल्म हो रहा था वो देखा नहीं जाता। पुलिस वाले अपने बूटों से उनके दोनों के प्राइवेट पार्ट्स पर हमला कर रहे थे। इसके बाद बाल पकड़कर डंडों से कहाँ कहाँ कैसे कैसे मारते रहे। रेवती उस कमरे से बाहर आई, कोशिश कर रही थी कि इन चीखों की आवाज़ उसके कानों तक ना आए, लेकिन ये मुमकिन नहीं था और वो पूरी रात उन बाप बेटे की चीखों को सुनती रही। इधर जब दोनों नहीं पहुंचे घर तो अब इनकी पत्नी, बेटी, बाकी रिश्तेदार थाने पहुंच गए। क्या हुआ? एक छोटा सा बिजनेसमैन, कर्फ्यू का उल्लंघन और थाने में। पुलिस वालों ने कहा नहीं, इन दोनों को सबक सिखानी है। ये पुलिस वालों से को छोटा समझते हैं, पुलिस वालों से डरते नहीं हैं। रात भर बाहर परिवार बैठा रहा, अपने ही उन 2 बाप बेटों की चीखों को सुनता रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पर पुलिस वालों के कान पर जू नहीं रहेगा। रात से सुबह हो गई। इस दौरान में इस थाने के कुल 10 पुलिस वाले इन बाप बेटों पर जुल्म ढाते रहे। इन 10 में से एक उस थाने के इंचार्ज थे इंस्पेक्टर एस श्रीधर, दूसरे थे सब इंस्पेक्टर के बालकृष्णन, तीसरे थे सब इंस्पेक्टर पी रघु गणेश, चौथे थे हेड कांस्टेबल एस मुरुगन, 5वें हेड कांस्टेबल एस समुद्रई, छठे कांस्टेबल एम मुतुराज, 8वें कांस्टेबल एस चिल्लादुरई, इसके अलावा कांस्टेबल एस थॉमस फ्रांसिस और कांस्टेबल एस वेलुमुतु। 10वां जो आरोपी था वो एक सब इंस्पेक्टर पलदुरई। हालांकि पलदुरई अब इस दुनिया में नहीं। 2020 की कोविड-19 में कोरोना की वजह से ही सब इंस्पेक्टर पलदुरई की मौत हो गई थी। तो ये 10 पुलिस वाले पूरी रात 19 नवंबर को बाप बेटे को पीटते रहे। अब सुबह हो गई। सुबह हो गई तो अब ये है कि आपको जब किसी को पकड़ते हैं और अब फैमिली वाले को पता है फैमिली थाने के बाहर है, 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश करना ज़रूरी है, कानून है। तो अब इस थाने के इंस्पेक्टर को लगा कि एक बार कोर्ट में पेश तो कर ही देते हैं, उसके बाद फिर से पीटेंगे। तो इंस्पेक्टर एस श्रीधर ने कहा कि इन दोनों को तैयार करो, कोर्ट ले चलना है। अब दोनों की हालत ऐसी नहीं कि ठीक से खड़े भी हो पाए। जो कपड़े पहने थे वो खून से लाल हो चुके थे। पुलिस वालों ने बाहर बैठे उनके परिवार के लोगों से कहा जाओ पहले इन दोनों के कपड़े लेकर आओ और कपड़े का रंग काला होना चाहिए ताकि खून और जख्म के निशान सब छुप जाएं। घर वाले भाग कर गए, कपड़े लेकर आए। फिर उन्होंने उन दोनों के कपड़े उतरवाए। इसके बाद जिस कमरे में पिटाई की थी पूरा फर्श खून से लाल था। उस फर्श को उन्हीं का खून जो रिसा था उन्हीं दोनों से कहा साफ करो। बाप बेटे जख्मी हालत में मरने के कगार पर और मार न खाएं, फर्श को साफ करते हैं। अपने ही खून को अपने ही खून से सने कपड़ों से पहले साफ करते हैं। फिर थाने वाले दूसरे कपड़े देते हैं, उससे साफ करते हैं। और इसके बाद फिर उन्हें निकलने से पहले अच्छी तरह से समझाया जाता है कि अगर जज के सामने चीखे या मुंह खोला तो दोनों मारे जाओगे। पर उनके अंदर तो बोलने की भी हिम्मत नहीं बची थी पूरी रात पिटाई के बाद। इसके बाद दोनों को एक गाड़ी में डालकर वो नज़दीक के अपने जज साहब के पास ले जाते हैं। कोरोना था, जज साहब घर पर थे,
खबर दी जाती है, पहली मंजिल की बालकनी में आते हैं, नीचे गाड़ी में ये दोनों, और पुलिस वाले नीचे से आवाज़ देते हैं, साहब ये दोनों हैं, ये इनका जुर्म है, कर्फ्यू का नियम तोड़ा है, पुलिस वालों पर हाथ उठाया है, तो इन्हें आप पुलिस कस्टडी दे दीजिए। जज साहब 2 दिन की पुलिस कस्टडी का हुक्म ऊपर से ही सुना देते हैं। जज साहब को उनका मेडिकल सर्टिफिकेट भी दे दिया जाता है कि ये फिट है, इलाज हॉस्पिटल से लेकर आ रहा हूँ, जबकि उन्हें सीधे थाने से लाया गया था। हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे वो भी साथ में मिले हुए थे। हालांकि अफसोस है कि इस सज़ा में उन डॉक्टर का कोई नाम नहीं है जिन्होंने ये बिना पेशेंट को देखे हुए फिट होने का सर्टिफिकेट दिया था। ये सब हो गया, उसके बाद इन्हें पुलिस कस्टडी पूरी होने के बाद जेल ले जाया गया। जेल में दोनों की हालत बिगड़ी, लेकिन जेल वाले ने भी अस्पताल पहले नहीं पहुंचाया। जब ज़्यादा बिगड़ी तो फिर पहले बेटे को ले जाया गया, बेटा जेल में दम तोड़ देता है। इधर बाप की हालत बिगड़ी तो फिर उसको भी अस्पताल ले जाया जाता है, बाप अगले दिन दम तोड़ देता है। जब ये दोनों चीज़ें हो गई तो परिवार को तो पता था, दोनों की मौत से अब ये पूरा थाना भी हिल जाता है। उन्हें लगता है पहली बार डर। तब तक मार्केट एसोसिएशन और जितने दुकानदार और वहाँ के लोग सब शरीफ, पुलिस की ब्रुटलिटी की, पुलिस की क्रूर हिंसा की खबर उन्हें थी, सड़क पर उतर आते। पुलिस वालों के खिलाफ अब आंदोलन शुरू हो जाता है, पर तब भी कुछ नहीं हुआ। तमिलनाडु की पुलिस को तब भी एहसास नहीं था कि 2 लोगों को जिस तरीके से मारा गया, कम से कम फौरन इन पुलिस वाले के हर एक पुलिस को सस्पेंड करके इनको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो कातिल है। सीनियर पुलिस अफसर अपने जूनियर पुलिस अफसरों को बचाने में जुट गए। इसके बाद ये खबर मीडिया में आती है। जैसे ही मीडिया में आती है, मद्रास हाई कोर्ट के कानों तक ये खबर पहुंचती है। मद्रास हाई कोर्ट अपनी तरफ से एक संज्ञान लेती है और कहती है कि इस मामले की जांच फौरन सीआईडी को सौंपो, तब तक जब तक कि सीबीआई आकर इस केस को टेक ओवर नहीं कर ले, और मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। जैसे ही मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया, तमिलनाडु पुलिस की हवा खराब हो गई। सबसे पहले सीआईडी ने जांच शुरू की, सब कुछ सामने था, 10 पुलिस वालों को अरेस्ट किया गया। अब यह था कि पूरा थाना अरेस्ट होगा, और थाने के स्टाफ की गिनती थी 11, एक थी रेवती। लेकिन इस टॉर्चर में और जिस तरह के जख्म थे उन दोनों के जिस्मों पर, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आए, ये था कि, और जिस वक्त गिरफ्तारी हुई तब रेवती घर पर थी। लेकिन ये सब कुछ हुआ और पुलिस वाले तब भी आराम से हैं, हंस रहे हैं। क्या है, हाई कोर्ट ने कह दिया, अदालत भी अपनी है, जो जज साहब बिना देखे हुए, बिना मेडिकल सर्टिफिकेट या बिना पूछे हुए पुलिस रिमांड दे सकते हैं, तो फिर इन पुलिस वालों का कौन क्या बिगाड़ेगा। तो तब भी मुतमईन थे। लेकिन हाई कोर्ट सख्त थी। इधर मीडिया लगातार अपना काम कर रही थी। जुल्म और सितम की कहानी छन छन कर बाहर आ रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिए गए जख्मों की गिनतियां अब मीडिया में गिना जा रहा। इसके बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। जब सीबीआई को सौंपा गया तो एक दिक्कत आ गई। सब कुछ थाने के अंदर हुआ था, और थाने के अंदर जो जुल्म ढाए गए वहां पे सीसीटीवी कैमरा हटा हुआ था। अब सवाल यह है कि सिर्फ कहानी के बलबूते पर कैसे सजा मिले, और कोई गवाह नहीं। आम पब्लिक थाने के अंदर तो उस वक्त जाएगी नहीं। तब एक सीबीआई के अफसर ने रेवती से कहा कि अगर आपको लगता है कि यह गलत है, नाइंसाफी है, तो आप गवाही क्यों नहीं देती। इस दौरान रेवती पहले से ही डरी हुई थी। जैसे ही हाईकोर्ट ने मामले में दखल दिया, रेवती के ऊपर दबाव शुरू कि सुनो, तुम इकलौती हो जो बेकसूर हो, लेकिन अगर तुमने जो कुछ देखा और गवाही दी तो फिर अंजाम बुरा होगा, क्योंकि हम वर्दी वाले, हम ऊपर तक सारे पुलिस वाले, और हम लोगों पे गाज गिरेगी तो पूरी तमिलनाडु पुलिस बदनाम होगी, इसलिए ऊपर वाले भी हमारी मदद करेंगे, बस तुम चुप रहना। रेवती चुप थी तब, उसने गवाही नहीं दी, डरी हुई भी थी। परिवार के बारे में भी सोच रही है, अपने बच्चों के बारे में भी सोच रही है, पति के बारे में भी सोच रही है, माँ बाप के बारे में भी सोच रही है। इधर अब सीबीआई की जांच जारी है। धीरे धीरे रेवती, चूंकि उसी पुलिस स्टेशन में उसे मालूम है कि इस केस का अंजाम क्या होगा, जिस तरीके से जांच चल रही है, क्योंकि कोई चश्मदीद नहीं है, कोई अंदर की कहानी बताने वाला नहीं।
ले देकर सिर्फ एक है और वो खुद रेवती है। लेकिन उसे एहसास है कि इन मर्द पुलिस वालों के साथ इस थाने में रहकर जो उसने काम किया और जो उसने देखा, उसे लगा वो एक बेचारी क्या कर पाएगी। वक्त बीतता रहा, रेवती टालती रही। फिर एक रोज जब उसे यकीन हो गया कि शायद ये पुलिस वाले बच जाएंगे, क्योंकि कोई विटनेस नहीं है, कहानी कुछ भी डाल देंगे, सबूत होगा नहीं, होगी भी तो सज़ा बहुत मामूली होगी और निकल आएंगे, और पुलिस वालों को कब सख्त सज़ा होती है। इसी उलझन में रेवती अब परेशान रहने लगी। घर वालों ने पूछा, तब उसने घर वालों से पूरी बात शेयर की। फिर उसने कहा कि मेरी आत्मा नहीं मान रही, मैंने उस 30 साल के बच्चे और उसके बाप को अपनी नज़रों से पूरी तरह से टॉर्चर होते हुए देखा है। उनके कराने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ मेरे कानों में अब भी है। मैं क्या करूं? और एक डर भी है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, और तब तक धमकी शुरू हो चुकी थी। तब घर वालों ने कहा कि अगर तुमको पुलिस फोर्स में काम करना और एक सच्ची और ईमानदार पुलिस वाले ही रहना है तो फिर कानून का साथ दो, जो देखा है वो बताओ। रेवती का ये कहना था कि अगर ये मामले की जांच तमिलनाडु पुलिस करती या सीआईडी करती तो शायद वो अपना मुंह बंद रखती, क्योंकि उसे पता है उसे उल्टा फंसाया जा सकता था, उसकी यहाँ तक कि नौकरी पे बात आ जाती, उसके ऊपर कोई चार्ज लगाकर उसको नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता था। लेकिन उसने कहा कि मुझे सीबीआई पर भरोसा था, क्योंकि ये बाहर की एजेंसी थी, दिल्ली से आई थी। तब रेवती ने घर वालों की सहमति से फैसला किया कि वो गवाही देगी। जिस दिन रेवती का ये फैसला आया, पुलिस डिपार्टमेंट तक ये बात पहुंच गई, तमिलनाडु के आला पुलिस अफसरों तक बात पहुंच गई, और अगर एक चश्मदीद उसी थाने की रेवती गवाही देगी तो अंजाम क्या होगा ये वो सब जानते थे। फिर से रेवती पर दबाव। रेवती डर गई, यहां तक कि उसके घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। रेवती को लगा कि क्या करें। तब रेवती ने अपने घर वालों की मदद से मद्रास हाई कोर्ट में एक अर्जी दी। उसने सीबीआई के एक अफसर से अकेले में बात की। उसने कहा कि मैं हर चीज आपको सच बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आंखों से देखा है और मैं चाहती हूं कि गुनहगारों को सजा मिले। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप मुझे भरोसा दें कि आप लोग, आपका सिस्टम मेरे और मेरे परिवार की हिफाजत करेगा। सीबीआई के जरिए मद्रास हाई कोर्ट तक ये अर्जी पहुंचती है और मद्रास हाई कोर्ट ऑर्डर देता है कि रेवती को सुरक्षा दी जाए, और अगर रेवती को कुछ होता है तो फिर तमिलनाडु पुलिस इसके जिम्मेदार होगी। फौरन 2 पुलिस वाले रेवती की हिफाजत में। अब रेवती को गवाही देना है, कोर्ट में जाना है, पर इन पुलिस वालों की गुंडई देखिए, जो आरोपी हैं, जो उस वक्त गिरफ्तार हो चुके थे सीबीआई के आने के। थाने के बाहर उनके लोग, बाकी पुलिस वाले सादी वर्दी में रेवती को डराते। थाने के अंदर जज के सामने रेवती को नजरें दिखाकर डराने की कोशिश की जाती। ये सिलसिला चलता रहा, रेवती को डराने की सारी कोशिशें होती रहीं, लेकिन रेवती अपने फैसले से पीछे नहीं हटी। एक हेड कांस्टेबल, वो अपने बॉस, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इन सब के खिलाफ खड़ी होकर अदालत के कटघरे में गवाही दे रही थी। गवाही देती रही, केस चलता रहा। तमाम कोशिश हो गई उसको पैसे से लेकर सब कुछ, पर वो डिगी नहीं। उसने उस रात की कहानी खड़े होकर अदालत में सुनाई। उसने कहा कि मैंने वो चीखें सुनी, मैंने देखा। सीसीटीवी कैमरा उस कमरे में नहीं था, लेकिन थाने में था, क्योंकि मैंडेटरी है। रेवती की गवाही को सीसीटीवी कैमरे ने उस पर मुहर लगाई, क्योंकि उस रात 19 नवंबर 2020 को जिन 10 पुलिस वालों के नाम रेवती ने लिए, वो सारे सीसीटीवी कैमरे में उस थाने के अंदर और बाहर जाते हुए कैद थे। इस सीसीटीवी कैमरे से यह साबित हो गया कि रेवती सच है। उस रात 10 पुलिस वाले थाने में थे, 11वीं रेवती थी। रेवती की गवाही, रेवती ने आंखों से जो देखा वो बयान, और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज के जरिए उन 10 पुलिस वालों की 19 नवंबर को उस थाने में मौजूदगी, ये इतना काफ़ी था अदालत को ये कन्विंस करने के लिए कि बाप और बेटे, 2 बेगुनाहों के कातिल ये 10 पुलिस वाले हैं।
लेकिन फिर आगे चलकर इनमें से एक सब इंस्पेक्टर पलदुराई की कोरोना की वजह से ही मौत हो गई। मुकदमा चलता रहा और अब 6 साल बाद 2 दिन पहले 7 अप्रैल को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि 9 के 9 पुलिस वालों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। कानून के ये सिपाहसालार हैं, कानून के ये रक्षक हैं, और अगर ये इस तरह से कानून तोड़ेंगे इस दरिंदगी के साथ, तो फिर माफ़ी के लिए तो कोई जगह नहीं है। तो इनके लिए उम्र कैद छोटी चीज़ हो जाएगी, इनके लिए सिर्फ मौत है। और इस फैसले से पहले कोर्ट ने बाकायदा सीबीआई से और सरकार से पूछा कि इन पुलिस वालों के बारे में आपकी क्या राय है। इत्तेफाक से हर एक ने यह कहा कि इनको सबसे कड़ी से कड़ी सजा यानी मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाए, और तब कोर्ट ने इन 9 के 9 लोगों को सजा मौत दी है। इस फैसले के बाद उस पूरे इलाके के लोग इन जज साहब की तो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसकी तारीफ कर रहे हैं वो रेवती है, हेड कांस्टेबल। इन 6 सालों में रेवती का कोई प्रमोशन नहीं हुआ, वो अभी भी हेड कांस्टेबल है। आज की तारीख में भी, आज 9 अप्रैल है। जानते हैं इसकी वजह क्या है? पुलिस डिपार्टमेंट में कई चीज़ें हैं बड़ी। एक ये है कि अगर इसका प्रमोशन कर देते तो इस थाने से इसको कहीं और भेज दिया जाता और उसके बाद फिर गवाही और बाकी चीज़ों पर असर पड़ता। रेवती ने कहा था कि जब तक ये फैसला नहीं आ जाए और जब तक गुनहगारों को सजा नहीं हो, मैं यहीं रहूँगी, चाहे बेशक नौकरी से हटा दो या रखो। रेवती वहीं थी। अब फैसला आया, रेवती खुश है, और अब वहाँ के आम लोग मांग कर रहे हैं कि रेवती को प्रमोशन दिया जाए। वहाँ के आम लोग मांग कर रहे हैं कि तमिलनाडु सरकार रेवती को एक उच्च सम्मान दे, क्योंकि ऐसी एक पुलिस वाली हर पुलिस वाले के लिए एक मिसाल है। इस फैसले के बाद तमिलनाडु की सरकार और वहाँ के आला पुलिस अफसरों से भी रिएक्शन लेने की कोशिश की गई, और वो भी कहते हैं कि हाँ, इस केस को अगर अंजाम तक पहुंचाया गया है तो वो रेवती की वजह से, वो न होती तो ये फैसला ना होता। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू ये है कि कोर्ट ने सजा तो सुना दी, अब रेवती के दुश्मन और भी बढ़ गए, क्योंकि इन्हें सजाए मौत मिली है। और इन पुलिस वालों के बहुत सारे दोस्त, रिश्तेदार, उनकी नज़र में रेवती ही वो हस्ती है, वो शख्स है जिसकी वजह से इन लोगों को सजाए मौत मिली है। तो उनकी नज़र में रेवती एक तरह से एक खतरा है। हालांकि 2 पुलिस वाले अब भी मद्रास हाई कोर्ट के फैसले की वजह से रेवती की सुरक्षा में लगे हैं, उनके परिवार की सुरक्षा में लगे हैं, लेकिन खतरा बढ़ गया। पर यह कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि तमिलनाडु के इस कोर्ट के लोअर कोर्ट के जज ने अपना फैसला तो सुना दिया, और बहुत ही खूबसूरत फैसला सुना है। लेकिन ये लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं होगी। अभी इसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर पता नहीं कितनी चीज़ें हैं। जिस दिन इस देश की आखिरी अदालत निचली अदालत के इस फैसले को बरकरार रखते हुए सचमुच इन 9 पुलिस वालों को फांसी के तख्ते तक ले जाए, तब समझिए कि ये इंसाफ हुआ। हालांकि जहाँ तक मुझे याद है, हमारे देश का अब तक का आज़ाद हिंदुस्तान का ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें किसी पुलिस वाले को शायद सजाए मौत मिली है। सज़ा तो सुनाई गई, लेकिन फांसी पर चढ़ाया गया ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। क्या इस केस में होगा? बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ आपको छोड़ता हूँ। आज की इस कहानी में इतना ही। अब आपसे मिलेंगे कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।